प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ IAS में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल की वीडियो क्लास की बात करें तो कल की वीडियो क्लास संदर्भित थी भारत के संविधान को, और कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत के संविधान के तहत संविधान का भाग 5 और भाग 5 का अध्याय 2, और अध्याय 2 के तहत हम लोगों ने 2 अनुच्छेद देखे थे। एक देखा था 79 यानी 79, उसमें देखा था संसद, और अगला देखा था अनुच्छेद 80, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा की संरचना। उसी वीडियो क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं, और आज की वीडियो क्लास सिर्फ एक अनुच्छेद को संदर्भित होगी, और वो होगा अनुच्छेद 81, यानी आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किताबों में नहीं पढ़ पाते या समझ नहीं पाते। तो यहाँ ध्यान रखिए, इस वीडियो क्लास के माध्यम से वो सारी समस्याओं का मैं समाधान करूँगा। पहले एक संशोधन कर लेते हैं। कल की वीडियो क्लास में आखिरी में मैंने एक शब्द बोल दिया था कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यानी 6 वर्ष, कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे या अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और मैंने बोल दिया था ऐसा किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। तो ये समझिएगा कि ऐसा अनुच्छेद 80 में वर्णित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 83 में इसकी व्यवस्था हमको मिलती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, और आगे चल के उसी के संदर्भ में जो कानून बनाया संसद ने, वो जनप्रति अधिनियम 1951 के तहत, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक, चलिए आज की वीडियो क्लास पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा के एक डायग्राम से। ठीक, यानी इस फिगर से समझेंगे कि लोकसभा की संरचना कैसी है। तो पहले कुछ सामान्य चीज़ें, लोकसभा अंग्रेजी में इसे कहें तो हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। ठीक है, और इसके उपनामों की बात करें तो इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। चारों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे वो पूछ लेते हैं कि इनमें से किस सदन को प्रथम सदन कहा जाता है, इनमें से किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इनमें से किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना है। दूसरा जो हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम होगी, यानी कि वयस्क मताधिकार द्वारा भारत की जनता जो वयस्क हो चुकी है, यानी जिनकी उम्र 18 साल जो पूरा कर चुके हैं, 18 साल से जो अधिक है, वही व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे और वही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, अब आते हैं संरचना पर। अधिकतम संख्या की बात करें कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इस समय ये वर्तमान क्वेश्चन ये कई बार बन चुका है 2019 के बाद। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि 552 सदस्य, अधिकतम सदस्य संख्या 552 थी और 552 है। हाँ, ये अलग बात है कि 552 पहुँची कैसे, इसके संदर्भ में एक और वीडियो क्लास इसके बाद में बनाऊंगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में विविध चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा, या आप ये कह सकते हैं कि मिससेलेनियस से संदर्भित होगी। तो पहले यहाँ ध्यान रखिए कि अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी हो सकती है, 552। ये 552 अगर बांटे जाए तो कहाँ कहाँ बटेंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे 550। ठीक है, और 2 सदस्य होंगे मनोनीत, वो होंगे एंग्लो इंडियन। अब ये निर्वाचित जो 550 सदस्य हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो 530 सदस्य आएंगे राज्यों से चुन करके। ठीक है, और 20 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके। ये कब होगा, जब 552 अधिकतम सदस्य संख्या की बात करेंगे तब। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक सदस्य संख्या। यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 331 ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी है, तो वो कैसे ये अंतर हम स्पष्ट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने लिख रखी है, एक वास्तविक सदस्य संख्या और दूसरी है वर्तमान 18वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वास्तविक सदस्य संख्या की बात करें तो वास्तविक सदस्य संख्या जो सदन की इस समय है वो है 545। ठीक है, जिसमें से निर्वाचित होंगे 543 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अभी 543 जो निर्वाचित हो रहे हैं ये आएंगे कहाँ से, ठीक, तो आ रहे हैं 524 सदस्य आएंगे राज्यों से और 19 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब अगर केंद्र शासित प्रदेशों से जो 19 सदस्य आ रहे हैं इनका अगर बंटवारा करें तो 7 सदस्य आएंगे दिल्ली से, 5 सदस्य आएंगे जम्मू कश्मीर से और 7 सदस्य अन्य केंद्र शासित प्रदेश जो बचे हैं वहाँ से निर्वाचित होकर के आएंगे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे वर्तमान 18वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान 18वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो है 543 और ये सभी के सभी निर्वाचित हैं, यानी यहाँ जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान बनाया गया है वो 2 एंग्लो इंडियन अभी 18वीं लोकसभा में मनोनीत नहीं हुए हैं। इसके लिए चलना होगा हमें
एक अनुच्छेद की तरफ, और वो अनुच्छेद है 331। और अनुच्छेद 331 क्या कहता है? 331 ये कहता है कि जब नई लोकसभा चुन करके आए और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें जिसका चुनाव 2019 में हुआ था, तो वहाँ भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया गया था। यानी सदन द्वारा ये कहा गया कि एंग्लो इंडियन चुन के आए हुए हैं, उनका प्रतिनिधित्व सदन में है, इसलिए अलग से उनकी नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अलग से उनका मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ये जरूरी नहीं है। अब 18वीं लोकसभा चुन करके आई है। अब अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि कोई भी एंग्लो इंडियन चुन करके नहीं आया है, एंग्लो इंडियन की बात कौन सदन में रखेगा? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वो लोकसभा में कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि अभी नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए वर्तमान सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 543। ठीक है, तो ये डायग्रामिक मेथड से इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न जो फंसेगा वो ये फंसेगा कि अगर वास्तविक सदस्य संख्या पूछा या वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है, तो वर्तमान सदस्य संख्या 543, ये क्लियर है। ठीक, अब अगर वास्तविक सदस्य संख्या पूछ रहा है और 545 543 दोनों दिया हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि हमें 545 पर जाना चाहिए। ठीक, लेकिन वो भी क्वेश्चन कहीं विवादित ना हो, इस वजह से वो ध्यान रखेंगे कि या तो 545 ही ऑप्शन में होगा या तो 543 ही ऑप्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनुच्छेद पे। जैसा कि हमने शुरुआत में लिखा है अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अब इसकी शुरुआत हम करते हैं अनुच्छेद की यहाँ से। अनुच्छेद 81 तो ये भी 3 खंडों में बटा हुआ है और ये 3 खंड कई उपखंडों में बटे हुए। तो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 81 के खंड 1 पर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक भाषा का मैंने पूरा प्रयोग किया है, लेकिन उसको समझेंगे सामान्य भाषा में। ठीक है, तो शुरुआत होती है 81 फर्स्ट की कि अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ लोकसभा की संरचना हो रही है कि कहाँ से लोकसभा में कितने लोग आएंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ ऐसे डायग्राम से देख रखी हैं, उसी का वर्णन किया गया अनुच्छेद 81 फर्स्ट में। ठीक है, तो अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जा रहा है, तो ये 2 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, इस जगह से माइनस होंगे, वहाँ से नहीं घटाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अधीन रहते हुए लोकसभा। अब फिर खंड 1 2 उपखंडों में बटा हुआ क और ख में। तो क क्या कहता है? राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 सदस्यों से अधिक न हो। यानी राज्यों से कितने चुन करके आ रहे हैं? 530। ठीक है, यही खंड फर्स्ट का उपखंड ख क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 सदस्यों से अधिक न हो से मिलकर बनेगी। ठीक है, यानी 81 के फर्स्ट खंड की बात करें और उसके दोनों उपखंडों को मिला दें तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि लोकसभा बनेगी कैसे। तो अनुच्छेद 331 के उपबंधों यानी 2 एंग्लो इंडियन को ले लेना है, उसके अधीन रहते हुए राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ से चुनकर आएंगे 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, या ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे 20 और टोटल संख्या हो जाएगी 552। ठीक है, अब इसी अनुच्छेद 81 का खंड 2 क्या कहता है? खंड 2 ये कहता है कि खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजन के लिए, यानी कि खंड 2 किस लिए बनाया गया है? ठीक है, खंड 2 इसलिए बनाया गया कि खंड 1 का ये जो क है, राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 350 सदस्यों से अधिक 530 सदस्यों से अधिक न हो। इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है खंड 2 के उपखंड क में। ठीक है, क्या है ये? प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, और इसमें एक और चीज जुड़ा हुआ है और करके यहाँ पे एक उपखंड जोड़ा गया है ख। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, खाली अलग अलग कर दिया गया है। तो जो खंड 2 का उपखंड क है, ये क्या कह रहा है कि जो राज्य हैं वहाँ पे जो लोकसभा
सदस्यों का जो आवंटन होगा कि किस राज्य से कितने लोकसभा सदस्य चुन करके आएंगे, आखिर ये कैसे होगा, भारत में कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो आंकड़ा इन्होंने रखा है, आवंटन ऐसी रीत से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक भेज दिया जाए, वैसे ही वास्तविकता तो ये है कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 80 लोकसभा सदस्य चुन के जाते हैं, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि 80 से अधिक नहीं हो सकता। और 80 आया कैसे? 80 आया ऐसे कि भारत के जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में ये तय किया गया, एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लिया गया कि 1 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा का सदस्य होगा, यानी एक लोकसभा प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो ये 1 लाख की जनसंख्या का पालन हर राज्य में होगा। अब अंतर कहाँ आएगा? अंतर यहाँ आएगा कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ 1 लाख करके एक एक सदस्य बढ़ता जाएगा, उस तरह वो सदस्य संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है। और जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहाँ 1 लाख करके उसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ जो सीटों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक। तो ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि 40 लाख पर एक लोकसभा सदस्य का चुनाव होना है। ठीक है। अमूमन 40 लाख पे एक सदस्य का चुनाव होना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सही नहीं मान लेना है। ठीक है। तो 40 लाख पे, अब उत्तर प्रदेश में अगर 40 लाख जनसंख्या पर एक सीट है तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि गोवा में भी 40 लाख जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए। ठीक है। या दूसरे राज्य का उदाहरण ले लें तो पश्चिम बंगाल में भी 40 लाख पर एक सीट होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हो गई 80। तो एक लाइन में ये समझना है कि जो लोकसभा सीटों का जो बंटवारा हो रहा है, यहाँ पे सीटों का नहीं, यहाँ ये कहेंगे कि जो लोकसभा सदस्यों का, ठीक है, कि जो लोकसभा के स्थान जो बनाए जा रहे हैं वो हर राज्य की जनसंख्या, चाहे किसी राज्य की जनसंख्या अधिक हो चाहे किसी राज्य की जनसंख्या कम हो, तो वो अनुपात एक ही रखा जाएगा हर राज्य में। ठीक है। अब ख वाले पे देखें, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीत से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। तो यहाँ भी आंकड़ा वही है। ठीक है। ऊपर सदस्यों के बारे में चर्चा की गई और नीचे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे उसके लिए भी जो अनुपात है पूरे भारत में वो हर राज्य में एक ही रखा जाएगा, अलग अलग नहीं रखा जाएगा। और यहाँ भी अनुपात रखा जाएगा जनसंख्या का ही। ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है समझना, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक लाइन में अगर कहा जाए कि लोकसभा में चाहे स्थानों की बात हो चाहे निर्वाचन क्षेत्रों की बात हो, तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ अनुपात इसका बराबर रखा गया। यानी कि अगर एक सांसद 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पूरे भारत के राज्यों में 10 लाख की जनसंख्या के अनुसार, जैसे किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है तो 10 लाख से उसको भाग देंगे, यानी कि वहाँ पे 10 लोकसभा सीटें होंगी। ठीक है। किसी राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ है तो वहाँ पे 10 से भाग दे देंगे, यानी कि वहाँ पे 20 सीटें होंगी। ऐसे ही ये विभाजित कर लिया जाएगा। ठीक। परंतु यहाँ पे एक परंतु जोड़ दिया गया है। वो परंतु क्या है? खंड 2 के उपखंड क के उपबंध, यानी कि जो लोकसभा सदस्यों की संख्या के बारे में जो उपबंध बना हुआ है खंड 2 का क, ठीक है, उसके संदर्भ में एक परंतु जोड़ा गया कि खंड 2 के उपखंड क के उपबंध ऐसे राज्यों पर लागू नहीं होंगे जिनकी जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं है। यानी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है वहाँ खंड 2 का उपखंड क ये लागू नहीं होगा। ठीक है। ये ध्यान रख लेना है। खंड 3 क्या कहता है 81 का कि जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक। थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है क्योंकि अगर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से पूरा लिखे तो समझने में बहुत दिक्कत होगी। कई संशोधन हुए, उसके बाद जाकर के ये निश्चित आंकड़ा निकला कि 2026 के पश्चात जो पहली जनगणना होगी और उसके जब तक सुसंगत आंकड़े, यानी कह सकते हैं कि अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते तब तक 2 चीज़ें होंगी। पहला कि राज्यों में लोकसभा के स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। जो स्थानों का आवंटन है, स्थानों का आवंटन का मतलब इस चीज़ को समझिए, 552 सदस्य, 550 सदस्य, 530 सदस्य, 20 सदस्य, ये स्थान। ठीक है। इसका आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार। वहीं दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन, जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका आवंटन जो ये कर रहे हैं वो 2001 की जनगणना के आधार पर।
तो अंतर क्या है, ऊपर तुमने देखा सब एक ही था, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि आगे चल के अगले अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे परिसीमन। परिसीमन का मतलब कि जनसंख्या तो रुक नहीं रही है, जनसंख्या तो बढ़ते ही जा रही है। अब जो अनुपात हमको बनाना था वो अनुपात बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो किसी क्षेत्र को उठा करके दूसरे क्षेत्र में मिला लेंगे, और यानी कि किसी लोकसभा, जैसे जहाँ से वीडियो बन रही है वो है अयोध्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक। अब मान लेते हैं बगल वाला गोंडा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा। अब अयोध्या में जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो गोंडा के निकटवर्ती कुछ गांव होंगे, उनको शामिल कर दिया जाएगा गोंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और वो जो शामिल किया जाएगा वो किस साल की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और लोकसभा में जो स्थानों का आवंटन किया जाएगा कि लोकसभा में संख्या कितनी होनी चाहिए, जैसे 543 है अभी, ठीक है, तो उसका आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है, 1971 की जनगणना के आधार पर। तो थोड़ा सा टिपिकल है समझना, लेकिन ये ध्यान रखिए कि थोड़ा ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो समझने में आसानी होगी। अनुच्छेद 80 थोड़ा बड़ा था इसलिए एक ही वीडियो क्लास बना रहा हूँ, इतना आप तैयार करेंगे और उसके बाद फिर इसके आगे की क्लास हम लोग बढ़ाएंगे। और कल एक क्वेश्चन आंसर भी हम हल करेंगे जो मौर्य वंश से संबंधित होगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता रखा था कि मौर्य वंश से संबंधित 2 वीडियो क्लास में मैंने आपको प्रश्नोत्तर करा रखा है। अगला प्रश्नोत्तर कल मैं आपको दूंगा जिसमें 64 क्वेश्चन होंगे और पीछे के 71, और ये 64 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 99% केस में इससे मिलते जुलते या सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिल सकते हैं। हाँ, अंतर कहाँ आएगा, जब हम सिविल के लिए अगर कोई परीक्षा देंगे तो हो सकता है 3 क्वेश्चन को जोड़ करके वो 1 क्वेश्चन बना दें। तो अगर आप पूरा समझे हुए हैं क्वेश्चन तो वहाँ भी करना आसान होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ें। जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतना जल्दी ये वाइट बोर्ड हटेगा और इसकी जगह पर डिजिटल बोर्ड आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना आप तैयार करिए, अपनी नोट्स जरूर बनाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मैंने बता रखा है किससे संदर्भित होगी, राज्यसभा और लोकसभा के विविध से, यानी कि मिसलेनियस हम देखेंगे, जैसे किस राज्य में लोकसभा की सीटें अधिक हैं, किस राज्य में राज्यसभा की सीटें अधिक हैं, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा सदस्य था, ठीक है। इसी टाइप के कई मिसलेनियस चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।